and welcome, my dear Vinayans. Myself, Kaushal Thakkar, and I am your science teacher. आप सभी को मेरा प्रणाम और हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2, our chapter 2, and this is the part 1 of this chapter. The chapter's name is the moon. The moon, the celestial body. Interesting topic. Okay, then without wasting our time, we are going to jump into our first slide. Moon. In this slide, we will get to know about some important points of the celestial body moon. तो moon is the only natural satellite of the earth. moon एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है अर्थ का, पृथ्वी का. तो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? अगर मून सैटेलाइट है तो क्या वो हमें सिग्नल्स भेजता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं. तो नहीं बेटा, ये उस तरीके का सैटेलाइट बिल्कुल भी नहीं है जो हमें सिग्नल्स भेजता है. एक्चुअली आउटर स्पेस का जो साइंस है, उसमें स्पेस साइंस, जिसमें हम सैटेलाइट की व्याख्या क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिक साइंस, that says any object moving around a planet in its orbit is called a satellite. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट मीन्स ग्रह, हिंदी में ग्रह, इंग्लिश में प्लैनेट, उसके अराउंड इर्द गिर्द घूमता है. ओके, अराउंड मूवमेंट करता है एक ऑर्बिट पे, एक सर्कुलर ऑर्बिट या ओवल ऑर्बिट पे. अगर वो मूव करता है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड तो वो सैटेलाइट कहलाता है. जो और इसी वजह से मून को अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है, बिकॉज मून जो है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है. मून को उतना ही पुराना माना जाता है जितना कि पृथ्वी है. अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी हमारी पृथ्वी और मून भी 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड माना जाता है. इनकी उम्र इतनी बताई जाती है दोनों ही ग्रहों की. एक ग्रह है और एक उपग्रह. बेटा हिंदी में हम मून को, मीन सैटेलाइट को उपग्रह बोलते हैं और सैटेलाइट्स को ग्रह बोलते हैं. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर की है. ओके, अराउंड 3,84,000 किलोमीटर आप बोल सकते हो. इसकी अपनी लाइट नहीं होती बेटा. जैसे कि हम रात में देखते तो चांद बहुत चमक रहा होता है. अवर मून इज वेरी ग्लिटरिंग ऑन द नाइट. बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, बहुत ज़्यादा ग्लिटर कर रहा होता है, शाइन कर रहा होता है. वेरी मच शाइनिंग ऑब्जेक्ट. हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट है भाई मून में से, तो मून इज लाइक अ बिग टॉर्च बट नथिंग एल्स देयर. ऐसा कुछ भी नहीं है. मून की अपनी लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है. वो इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सन की लाइट उसके सरफेस में से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ की तरफ आती है. मीन्स द लाइट विच एमिट्स by the surface of the moon, it's not its real light. It is the reflected light of the sun that after reflection from the surface of the moon it falls on the surface of the earth. मतलब हमें जो लाइट रात में भी दिखती है वो भी सन की लाइट ही है और सरफेस जो है मून का उससे टकरा के हम तक पहुंच रही. Life doesn't exist on the moon as there is no air or water on it. मून में रहना जो है वो बिल्कुल भी हम रह नहीं सकते, क्योंकि बेटा मून में ना हवा है ना पानी है, जो दो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन की. तो हवा और पानी नहीं है. देयर आर नो एयर एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून. दैट्स व्हाई देयर इज no life for the human beings or any natural creature, I think. The gravity of the moon is 1/6 the gravity of the earth. Gravity
बेटा हम सीधे खड़े हैं, हम चल रहे हैं, कार चल रहे हैं, ओके, सारी चीज़ें स्ट्रेट है, स्थिर है, स्टेशनरी है, शांति से, कोई गिर नहीं रहा, कोई पड़ नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा अपने आप, बिना उसके मर्जी के कोई मूवमेंट नहीं कर सक रहा है, पेड़ खड़े हैं आराम से। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण है ग्रेविटी। अर्थ सभी चीज को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, इसलिए। और ये जो ताकत होती है ना, ये दोनों में अलग है, मून में और अर्थ में। अर्थ बहुत ज्यादा ताकत लगा करके अपनी चीजों को खींच के रखता है, इसलिए जब आप कोशिश भी करो ना उछलने का, अगर आप कोशिश करो कि आप उछलो, ओके, इफ यू विल ट्राई टू जंप, यू कांट जंप मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से ज्यादा आप जंप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अर्थ का जो ताकत है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी, वो आपको खींच के रखी हुई है। अब whenever you will try to jump on the surface of moon, you will got the height of around 6 meters। 6 मीटर तक की हाइट आप अटेंड कर सकते हो जब आप मून के सरफेस पे जंप करने का ट्राई करो। तो दैट्स वाई इस लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ग्रेविटी है मून की, वो 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी से। मतलब अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है, 6 टाइम्स। मतलब अगर हम बता दें, अगर हम नंबर्स में बात करें कि अगर अर्थ की ग्रेविटी 36 है तो मून की ग्रेविटी 6 है, ओके। मून की ग्रेविटी 6 है तो अर्थ की ग्रेविटी 36 है। अगर हम नंबर न्यूमेरिकल बात करें तो मैंने कहा 6 गुना। अगर अर्थ की ग्रेविटी 1 है तो मून की ग्रेविटी 1/6। अगर अर्थ की ग्रेविटी 6 है तो मून की ग्रेविटी 1 है, ओके। न्यूमेरिकल शायद ना समझ में आए, लेकिन हम आपको बता दें कि 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से, 6 गुना ज़्यादा ताकत से पृथ्वी अपने ऊपर जितने सरफेस पे थिंग्स है उनको खींचती है, और मून उतना ताकत लगा के नहीं खींचता, और उसी ताकत को हम ग्रेविटी बोलते हैं। और मून पर ग्रेविटी कम है अर्थ के कंपैरिजन में। बस इतना ही जानना है आपको। Now the second topic is the surface of the moon. The moon is made up of rocks and dust. पत्थर और मिट्टी, धूल, इसी चीज से जो है वो मून का सरफेस बना हुआ है। मैंने मून के सरफेस का फोटो दिया हुआ, देखिए कितने गड्ढे भी है। मून का सरफेस बिल्कुल रफ है, अनइवन है, बहुत बड़े प्लेन्स भी है, माउंटेन्स भी है, बड़े बड़े खड्डे भी है जिनको क्रेटर बोला जाता है। बेटा मून में बड़े बड़े खड्डे हैं जिनको क्रेटर्स बोला जाता है। और ये क्रेटर कैसे फॉर्म हुए? तो क्रेटर्स आर डीप होल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मेटेराइट्स हिटिंग द सरफेस ऑफ द मून। क्रेटर्स इतने डीप, इतने गहरे खड्डे हैं जो तब बने जब मेटेराइट्स जो है वो मून के सरफेस पे आके टकराते हैं। What are meteorites? The meteorites are the pieces of rock from the outer surface that hits other heavenly bodies। बेटा मेटेराइट्स जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जो आउटर स्पेस में घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते बहुत बार ये मून के सरफेस से टकराते हैं और मून के सरफेस में जाकर के बड़ा बड़ा होल्स, बड़े बड़े पिट्स, गड्ढे कर देते हैं। दैट्स वाई मून का सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता, रफ होता है। मोस्ट ऑफ द मून सरफेस इज कवर्ड बाय रेगोलिथ। इसको थोड़ा सा जानने लायक है कि ज्यादातर मून का सरफेस रेगोलिथ से कवर है। व्हाट इज रेगोलिथ? रेगोलिथ इज अ मिक्सचर ऑफ द फाइन डस्ट एंड रॉक डेब्रिस प्रोड्यूस्ड बाय मेटियोर इम्पैक्ट्स। ये जो मेटेराइट्स आकर के गिरते हैं ना, इन्हीं के परिणाम स्वरूप, इन्हीं के रिजल्ट के कारण से जब मेटेराइट्स टकराते हैं तो बहुत सारे छोटे 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 पत्थर और मिट्टी में ये तब्दील हो जाते हैं, मीन्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे पत्थर और मिट्टी से ही पूरी तरीके से कवर्ड है मून का सरफेस। इसलिए हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द मून सरफेस इज कवर्ड बाय रेगोलिथ, एंड रेगोलिथ इज द मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड रॉक डेब्रिस which is formed by the meteorite impact. Okay, so that's the second topic of your chapter, which was the surface of the moon. Now the phases of the moon, the most important topic of this chapter.
Most of the questions will be asked from this topic, I think. Phases of the moon. The appearance of the moon as seen from the changes as it revolves around this earth. आपने देखा होगा हर दिन मून सेम शेप का नहीं दिखता, कभी आधा, कभी आधे से कम, कभी आधे से ज़्यादा, कभी पूरा, या कभी तो दिखता ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हो अमावस की रात, अमावस्या ऐसा हम बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में बोलते द न्यू मून डे और हिंदी में बोलते अमावस। उस दिन मून दिखता ही नहीं है। तो ये जो अलग अलग तरह के शेप एंड साइजेस में मून दिखाई देता है, व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड इट? तो मेन कॉज यही है बेटा, अर्थ और मून दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहे हैं। अर्थ भी रिवॉल्यूशन करता है, रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थ रोटेशन करता है, मून भी रोटेशन करता है। ये दोनों के रोटेशन रेवोल्यूशन के चक्कर में ही हम एक जगह में ही खड़े हैं। तो उस रोटेशन, उस मूवमेंट के वजह से हमें हर दिन जो चांद है उसका शेप अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, और इसी अलग अलग शेप्स के वजह से हम इसको फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। ये मून के फेसेस हैं। सो वी कैन सी ओनली सम पार्ट्स ऑफ द मून। कुछ ही पार्ट हम देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। और ये जो ब्राइट पोर्शंस हम देख पाते हैं ना, दीज ब्राइट पोर्शंस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। The portion of the moon which can be seen from our position on a particular time, that portion is known as the phases of the moon. Okay, so the moon passes through 8 phases. Total 8 phases से moon पास होता है, which depends on its position in relation to the sun and the earth. जो डिपेंड करता है सन और अर्थ के पोजीशन पे कि वो कौन सा शेप का दिखाई देगा। एक्चुअली हमने यही बात की अभी, 8 फेजेस से होके गुजरता है, और मैंने आपको फोटो में पूरे के पूरे 8 फेजेस दे दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। पहले न्यू मून, फिर वैक्सिंग क्रेसेंट, फिर फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्बस फुल, फिर से वैनिंग गिब्बस, थर्ड क्वार्टर, वैनिंग क्रेसेंट, एंड देन वंस अगेन द न्यू मून। पहले धीरे धीरे करके बढ़ता है, फिर पूरा राउंड फुल मून, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके घटता है। तो ये टोटल 8 फेजेस में ऐसा इसका पूरा साइकिल चलता है। द फेजेस ऑफ द मून अपीयर इन अ साइक्लिक मैनर स्टार्टिंग विद द न्यू मून। न्यू मून से शुरुआत होती है, अमावस्या से शुरुआत होती है, जब कोई भी मून दिखाई नहीं दे रहा होता, कोई भी पार्ट जो है मून का वो ब्राइट दिखाई नहीं दे रहा होता है। ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट, 15 दिन का समय लगता है। फोर्टनाइट मीन्स नियरली 2 वीक्स, 14 to 15 days, आधा महीना। तो ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट वी सी द मून ग्रोइंग फ्रॉम अ थिन क्रेसेंट टू अ फुल मून। 14-15 दिन लगते हैं, और 14-15 दिनों के अंदर हमें न्यू मून से फुल मून मिलता है। मीन्स 4 फेजेस 14 to 15 डेज पे मिलते हैं, तब जा कर के हमें न्यू मून टू फुल मून मिलता है। ओके, और फिर फर्दर ये फुल मून से न्यू मून होता है आने वाले फिर 15 दिनों में। मतलब टोटल ये जो आपको हम बता दिया, जो टोटल 30 दिनों का, 1 महीने का पूरा साइकिल होता है ये 8 फेजेस का। ओके, तो हमें जैसे कि पता है कि थिन क्रेसेंट से चालू होता है जिसका नाम है वैक्सिंग क्रेसेंट, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिब्बस नाम है, जो आधा से ज़्यादा मून का पार्ट जो है वो ब्राइट दिखाई दे रहा है, उसके बाद फुल मून, पूरा मून, उसके बाद फिर आधा से ज़्यादा मीन्स फिर कुछ पार्ट ढक गया मून का, विच इज़ नोन एज वैनिंग गिब्बस, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर आधा दिखाई देगा बिल्कुल हाफ मून, और फिर वैनिंग क्रेसेंट, एकदम पतला सा मून दिखाई देता है, कुछ पार्टी उसके ब्राइट दिखाई देते हैं हमें, और फिर से एक और बार अमावस्या आता है जब नो मून होता, न्यू मून होता। न्यू मून हम नो मून भी बोलते हैं बहुत बार कि भाई दिखाई नहीं दे रहा है, नो मून इन द स्काई, दैट नाइट वी कैन known as the new moon night. Okay, we can say that night as new moon night. The moon takes about 29.5 days to complete a cycle through all the 8 phases. 29.5 days मतलब अराउंड 30 days लगते हैं पूरा साइकिल कंप्लीट करने में ये 8 फेजेस के, और इस पूरे महीने को हम ल्यूनर मंथ बोलते हैं।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ल्यूनर मंथ. द मून टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. और अर्थ के अराउंड मून को घूमने में टोटल एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज का टाइम लगता है. मीन्स अराउंड 27 डेज, जिसको हम साइड्रियल मंथ बोलते हैं. मतलब मून को जो रेवोल्यूशन लगाने में जितना समय लगता है, इट्स नोन एज साइड्रियल मंथ. एंड मून को अपने 8 फेजेस का साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है, दैट्स कॉल्ड ल्यूनर मंथ. तो ल्यूनर मंथ और साइड्रियल मंथ, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, विद इन दिस टॉपिक, बिकॉज this topic all round is a very important topic, phases of the moon. Now the next topic, tides. Really I can say that how many students are there in the standard 8, 9, 10th, 11th, 12th also, they can't explain the tides in a correct manner. मैं आपको बता सकता हूँ आराम से, आप किसी से भी पूछे, बहुत लोगों को टाइड्स नहीं पता होते हैं. इसलिए एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज आपको अभी से टाइड्स के बारे में करेक्टली जानना है. तो मैं आज बता रहा हूं, तो आप सुनिएगा, नहीं तो आगे चल करके टाइड्स को आप भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कहीं किसी ने पूछा तो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ जो है ना बेटा, वो स्पेस से ब्लू रंग का दिखाई देता है. बहुत बार स्पेस फोटोज आई हैं, नासा और इसरो की तरफ से रिलीज की गई हैं ट्विटर पे. हमने देखा है कि अर्थ appears blue from the outer space. This is because more than 70% of its surface is covered with water. हमारे 70% से ज़्यादा पार्ट पानी से कवर है. That's why the earth appears blue from the outer space. That's the big reason. लेकिन हर ये 70% पानी जो हमारे अर्थ में है, हर 12 घंटे में, एवरी 12 आवर्स और सो, या 12 या 13 घंटे, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्टली नहीं, लेकिन अराउंड 12 आवर्स, एवरी 12 आवर्स, सी वाटर राइजेस एंड देन फॉल्स बैक. हर 12 घंटे में एक बार, 12 घंटे में एक बार नदियों का पानी, समुद्रों का पानी उछलता है, ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे की तरफ हो जाता है. मतलब उसका जो लेवल है वो बढ़ता है और फिर लेवल घटता है. दिस पीरियडिक राइज एंड फॉल, हर 12 घंटे, मतलब एक दिन में 2 बार ऐसा होता है. एक दिन में 2 बार से टाइड्स नहीं आ सकती, 2 ही बार टाइड्स आती है. 12 घंटे में एक बार होता है. तो ये जो पीरियडिक, ये जो समय समय पे होने वाला राइज और फॉल है वाटर का, ऊपर नीचे होना, दैट्स कॉल्ड अ टाइड. ये 12 घंटे में ही होता है, ये 3 घंटे में नहीं होगा. समुद्र की लहरें, इट्स अनदर थिंग. बहुत जन टाइड्स को लहर, जो समुद्र की लहरें होते हैं, वेव्स और टाइड्स, यू कांट डिफरेंशिएट दीज टू वर्ड्स, ऑलवेज मेक द सेम सेंस, लेकिन दोनों में काफी अंतर है. वेव्स और टाइड्स, दीज बोथ आर वेरी डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स. टाइड्स ओनली आफ्टर 12 आवर्स द वाटर राइजेस एंड फॉल्स डाउन. That's called a tide. This is a periodic rise and fall of water on the earth's surface. And why this being a phenomenal? Because the movement of the ocean's water is caused by the gravitational pull of the moon and the sun by the spinning action of the earth. हमारे अर्थ में, हमारा अर्थ ऑलरेडी सन के चक्कर लगा रहा है, मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, और सभी के पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन फोर्स है. अर्थ की मूवमेंट के वजह से मून और सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके वजह से हमारे वाटर का मूवमेंट होता है. मतलब हम सिंपली इतना बोल सकते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ, दीज टाइड्स ऑकर. ये टाइड्स अर्थ और मून के ही ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से होता है. जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मून, देखिए अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है. देखिए पानी को मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं. देखिए ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द मून एंड द सन लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द मून. तो जहां जहां स्प्रिंग टाइड लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड हाई टाइड. मैं आपको हाई टाइड के बारे में बताता हूं कि व्हेन द वाटर लेवल राइजेस, जब पानी का लेवल बढ़ता है, ओके, देयर इज अ हाई टाइड, तब उसको हम हाई टाइड बोलते हैं.
ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेटर, जब पानी का लेवल ऊपर हो जाता है तो ऊपर ही रहता है। फिर 6 घंटे के बाद द अर्थ टर्न्स 90 डिग्री। हर 6 घंटे के बाद अर्थ 90 डिग्री घूमता है। टोटल 360 घूमता है ना बेटा। हर 6 घंटे के बाद 90 घूमेगा, फिर 6 मतलब 12 घंटे में टोटल 180 घूम लिया, फिर 6 घंटे में 90 270 डिग्री घूम लिया। टोटल 24 आवर्स में, एक दिन के अंदर में 360 डिग्री मूव करता है, मतलब एक रोटेशन करता है अर्थ। एक रोटेशन, एक अपने में घूमना, अर्थ अपने में घूमता 90 90 90 90 6 6 6 6 24 घंटे के अंदर में 360 डिग्री पूरा घूमता है, एक रोटेशन करता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ बेटा कि ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेटर, ऑलमोस्ट 6 आवर्स में अर्थ जो है वो 90 डिग्री घूमता है, और 90 डिग्री घूमने की वजह से ही the sea then fall to its lowest point and there is a low tide। अब वही सी का पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज होकर के बेटा ऊपर की तरफ आ गया। ये साइड की तरफ देख रहे हो, स्प्रिंग टाइड लिखा हुआ फोटो में, तो कितना पानी ऊंचा है। अब ऊपर की तरफ देखो, नीप टाइड लिखा हुआ, कितना पानी नीचा है। 90 डिग्री घूमते के साथ पोजीशन चेंज होने की वजह से उसी ओशियन का पानी नीचे की तरफ आ जाता है। फिर 90 डिग्री घूम के फिर इस बाजू आ जाएगा, मून के बाजू, फिर मून पानी को खींचेगा और फिर पानी का लेवल अप हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, मींस हाई टाइड। हाई टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड 2 बार होता है दिन में बेटा, 2 बार दिन में होता है। किसी भी ओशियन को 2 बार टाइड्स होते हैं। एक बार टाइड्स ऊपर की तरफ हाई टाइड होता है, एक बार लो टाइड, एक बार हाई टाइड, एक बार लो टाइड, बस। That's called tide. Every 12 hours sea water rises and then falls back. 6 घंटे ऊपर, 6 घंटे नीचे, rises and fall back every 12 hours. Then another 12 hours next time rises and falls down. This periodic rise and fall of water is called tide. Tides की बात तो पूरी हो गई, and this is the last topic of this video, part 1. Moon is the only celestial body on which humans have stepped on. ऐसी celestial body जिसमें humans ने अपना पांव रखा है, humans गए हैं। सबसे पहला देश अमेरिका, आज से 50 साल करीब, yes 50 years from now, 50 साल पहले अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट जैसे एरोप्लेन होता है ना, इनके स्पेसक्राफ्ट होते हैं। अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 नाम है बेटा, अपोलो 11। अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा यूएसए से। फ्लोरिडा जगह का नाम है, याद रखिएगा। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट का नाम है। 16 जुलाई का वो दिन था 1969 जब लॉन्च किया गया था यहाँ से। 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स गए थे। एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो आपके सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है बेटा, एकदम नीचे बैठे हुए लेफ्ट साइड में नील आर्मस्ट्रॉन्ग मुस्कुरा रहे हैं, दांत भी दिखा रहे हैं। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन, ये राइट साइड में बैठे हुए नीचे की तरफ, और जो सेंटर में है ना वो है माइकल कॉलिंस। सेंटर में जो खड़े हैं वो माइकल कॉलिंस है। लेफ्ट साइड में जो इस फोटो में है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और राइट साइड में जो इस फोटो में वो एडविन एल्ड्रिन है। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका की तरफ से अपोलो 11 नाम के स्पेसक्राफ्ट में 16 जुलाई 1969, अभी से 51 ईयर्स पहले गए थे मून पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन तीनों में से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून की सतह पे पांव रखा था। The first man to step on the surface of the moon, Neil Armstrong. And the second man was Edwin Aldrin. सेकेंड मैन का भी नाम याद रखना बेटा, उनके पीछे पीछे एडविन एल्ड्रिन भी सरफेस पे उतरे थे। ओके, दीज बोथ मैन सर्वाइव अराउंड 2.5 आवर, 2.5 घंटे, 2.5 आवर वो सर्वाइव किए थे दोनों। ओके, माइकल कॉलिंस जो 3rd एस्ट्रोनॉट थे वो सरफेस पे नहीं उतरे थे, वो स्पेसक्राफ्ट में ही थे, बिकॉज स्पेसक्राफ्ट में रहना भी ज़रूरी था
स्पेसक्राफ्ट की चीज़ों को मैनेज करने के लिए किसी एक व्यक्ति को रहना था, और उसके लिए माइकल कॉलिंस जो बीच में सेंटर में इस फोटो के हैं, वो स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 में ही थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन मून के सरफेस पे सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए गए थे, और इन्होंने अमेरिका का झंडा भी पहले फहराया था। और हाँ, एक और चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दूं, 50 साल के बाद जाकर के एक और देश को ऐसी सफलता मिली है कि उसके एस्ट्रोनॉट्स मून के सरफेस पे उतरे। 2020, एक महीने पहले चाइना के एस्ट्रोनॉट्स मून के सरफेस पे उतरे ने। चाइना बिकेम द सेकेंड कंट्री टू send their astronauts on the surface of the moon and got success. चाइना का झंडा भी चांद पे फहरा रहा है, और ये अभी अभी हुआ है, इसलिए मैंने बताया। इसी साल एक महीने ही पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में सफल रही है चाइना। ओके, तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ में एक दुख का समाचार कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुर्भाग्यपूर्ण अब हमारे बीच नहीं है। 25 अगस्त 2012 उनकी एज उस समय 82 की थी, और वो नहीं रहे हमारे बीच। 25 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई। सो गुड बाय माय डियर विनयंस, वी विल मीट इन द लाइव सेशन। वी विल टॉक अबाउट these topics on the live session also. We will talk about the phases of moon. We will talk about the tides. We will talk about the Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. Apollo 11 launched from Florida, USA. ये सभी चीज़ के बारे में हम लाइव में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।